चलिए आज लेक्चर सेकंड देख लेते हैं। इससे पहले हमने अध्ययन सामग्री के बारे में हमने देखा हुआ था, साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले हम थोड़ा भारतीय इतिहास को है ना बांटते हैं। पूरे भारतीय इतिहास को हम 3 मेजर पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हम प्राक ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं, एक को हम ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं, और एक जो है ऐतिहासिक काल है। अब इसके बांटने के पीछे भी कोई कारण है, तो वो कारण क्या है कि प्राक ऐतिहासिक काल में हमारे पास कोई लिखित विवरण है ही नहीं, कोई ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि उस समय लोग लिखना जानते ही नहीं थे। हो सकता है कि बोलने का जो विकास है उसी कर्ण में हो रहा था। जब बोलने का विकास ही उस कर्ण में हो रहा है तो लिपि है ही नहीं, तो लिखेंगे कैसे? तो वहां पे कोई लिखित विवरण है ही नहीं। जब लिखित विवरण नहीं है तो हम उस समय को, उस काल के बारे में कैसे जानते हैं? तो उस काल के बारे में हम उस तरह से जानते हैं कि उस समय के लोग क्या क्या सामान यूज करते थे। कुछ ना कुछ यूज करते होंगे, लाइक हथियार के लिए मान लीजिए पत्थर यूज करते होंगे, तो पत्थर के हिसाब से हम उस काल को जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य। अगर हम साक्ष्यों के बारे में बात करें या स्रोतों के बारे में बात करें, तो हम स्रोतों को पिछले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या किया हुआ था, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया हुआ था। एक साहित्यिक और दूसरा हमने बांटा हुआ था पुरातात्विक। फिर हमने साहित्य को भी डिटेल किया हुआ था, धार्मिक, धर्मेत्तर, विदेशी लेखक के साहित्य, और फिर हमने पुरातात्विक को किया था मुद्राएं अथवा सिक्के, अभिलेख और स्मारक। तो यहाँ पे जो हमें ना पुरातात्विक साक्ष्य में भी ये पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला, हमें बड़े बड़े पत्थर मिले। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रख सकते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो जो पत्थर से जुड़ा हुआ काल था, जहाँ पे जो मानव थे या आदि मानव थे या मानव बनने की क्रिया में आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों ने पत्थरों का हथियार बनाना शुरू हो गया, गुफा में रहते थे। तो इस तरह से हमने उसको पाषाण काल नाम दिया प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा हम बांटते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित विवरण तो है, लेकिन वे ऐसे लिखित विवरण है जिसको अभी तक हम डिकोड कर ही नहीं पाए। अभी तक हम डिकोड ही नहीं कर पाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमारे पास है, लेकिन हम अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए कि उन्होंने लिखा क्या है, किस तरह से लिखा है। तो इससे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे कि लिखित है, यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन कोई फायदा है नहीं। दूसरा बात है, हमारे पास यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे लिखित है? नहीं, लिखित नहीं। यहाँ पे है लिखित है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, यही वाला। तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा सभ्यता को आराम से रख सकते हैं, क्योंकि उसकी लिपि को हम आज भी नहीं पढ़ पाए। हमारे पास यहाँ के महल है, स्मारक है, तो इससे हम डिकोड करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तीसरा ऐतिहासिक काल, यहाँ पे आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाएगा, स्मारक, पत्थर, अभिलेख, मृदभांड सब मिलेगा, और साहित्यिक साक्ष्य भी है। बहुत सारे ग्रंथ आपको मिलेंगे, विदेशी लेखक के ग्रंथ मिलेंगे, देसी लेखक के ग्रंथ मिलेंगे, बहुत सारे धार्मिक साहित्य मिलेगी, धर्म के इतर धर्मेत्तर साहित्य मिलेगी, बहुत सारी साहित्य मिलेगी। तो यहाँ पे ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में विदेशी विवरण भी उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में हम वैदिक सभ्यता से स्टार्ट कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, फिर मगध साम्राज्य, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे आगे हम जा सकते हैं। ये सब आ जाएगा ऐतिहासिक काल में, यानी कि वैदिक सभ्यता से एकदम आगे चली जाइए, ये सभी काल किसमें आ जाएगा? ऐतिहासिक काल में। तो हम पूरे इतिहास को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। आज का जो लेक्चर है हम प्रागैतिहासिक काल पे रखेंगे। तो प्रागैतिहासिक में पाषाण काल, जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इसके बाद बारी बारी से हम वैदिक सभ्यता से आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल को हम मेनली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल, जो जब समय शुरुआत हुआ तब से लेके 10,000 BC तक है। अब देखिए, BC और AD में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। देखिए, समय कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता है। पृथ्वी के बारे में जाना जाता है कि वो 4 अरब साल पुरानी है, तो हमको समय तो कहीं ना कहीं लेना होगा। तो आज जो हम बोलते हैं कि 2023 है, तो ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी या मानव का जो इतिहास है वो 2023 साल से शुरू हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया कि एक डेट हमने माना 0, कि कहीं ना कहीं 0 मानते हैं, वहां से हम गिनती करेंगे। जहां से हमने 0 माना उससे आगे जो हम जाते हैं तो उसको हम AD बोलते हैं या ईस्वी बोलते हैं, और 0 से जो पीछे हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व या BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। अब इस 0 क्यों लिया है? तो 0 इसीलिए लिया है कि मान लेते हैं कि उस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं हिस्टोरिकल या हिस्ट्री, जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने करिकुलर में, तो वो हिस्ट्री को ब्रिटिश ने लिखा था या यूरोपियन सेंट्रिक था। वे लोग कौन थे? क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने ना ईसा मसीह के जन्म से ही उसको माना। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले को
ईस्वी कहेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले को हम ईसा पूर्व कहेंगे। तो हम ये जो है प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि 0 से 10,000 पीछे चलिए, वहां से ये ईसा पूर्व से ये पूरा पाषाण काल स्टार्ट होता है। फिर मध्य पाषाण 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक, और फिर नव पाषाण चलता है 5500 से 3000 BC तक। ध्यान दीजिए, ये जितना भी काल है, ये अगर 0 है तो इसको अगर हम 3000 BC ले रहे हैं तो ये इधर ही चल रहा है, एकदम इधर ही चल रहा है, 3000 BC से इधर ही चल रहा है। तो देख लीजिए बहुत पहले का समय। अच्छा, वो समय ऐसा है जब देखिए बंदर से हम लोग धीरे धीरे इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगे। अभी तो हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, बट बंदर से हम लोग इंसान बनने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। इसमें बहुत कुछ हमने सेक्रीफाइस किया, उसके बारे में हम धीरे धीरे देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रारंभ से 10,000 BC बहुत लंबा टाइम है, बहुत ही लंबा टाइम है। तो इसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पूरा पाषाण काल हमें मिला कहाँ। तो ये जो है सोहन नदी घाटी, जहाँ पे सोहन नदी उसके आसपास बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी के पास पनपी है। देखिए जो भी पुरानी सभ्यता है ना, आप दो चीज याद रखिएगा, जहाँ पे नदी होगा वहाँ पे ये सभ्यता पनपी होगी, या जो पूरा पाषाण काल है या मध्य पाषाण काल है या नव पाषाण काल है वो वहाँ पे पनपी होगी। जहाँ जंगल होगा वहाँ पे पनपी होगी। वहाँ पे जो लोग हैं गुफा में रहते थे, क्योंकि घर बनाना उसको आता नहीं था, एग्रीकल्चर वो जानते नहीं थे, जो बस्ती बना के रहेंगे, तो वो लोग है ना नदी के किनारे रहते थे जहाँ पे पानी मिलता था, वही गुफा में वो लोग रहते थे। तो पूरा पाषाण काल में जो हम डिवाइड करते हैं वो हम करते हैं इनके उपकरणों की विभिन्नता के चक्कर में। अलग अलग टाइप के उपकरण हैं। जैसे पहले वो लोग जब हाथ मुट्ठी नहीं बनता तो बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे ऐसे, जैसे बच्चे को नहीं देखते, बच्चा कोई भी चीज़ है ना ऐसे पकड़ता है, छोटा बच्चा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आता है। तो वो जो काल है ना उसी तरह से, तो बड़ा पत्थर यूज किया तो ये हो गया, उसको अलग काल में हम बांट दिए। थोड़ा छोटा किया अलग काल में, थोड़ा सा नुकीला किया तो उसको अलग काल में बांट दिए। तो उसके हिसाब से पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल जो प्रारंभ से 1 लाख BC है, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 BC तक है, और फिर है उच्च पूरा पाषाण जो 40,000 से 10,000 BC है, 10,000 BC तक आता है। तो सबके बारे में बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए यही चीज मैंने लिखा, पूरा पाषाण 3 है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण के बारे में अगर बात करें तो इसके उपकरण जो है सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसलिए जिस जगह से ये उपकरण मीन्स हथियार, या ये बोल सकते हैं कि जो सामान वो लोग यूज करते थे, चाहे वो अपने लिए या हो सकता है कि जानवरों को मारने के लिए। अधिकांश तो उस समय अपने लिए क्या यूज करेंगे, भोजन के लिए। कपड़े उपड़े तो पहनते थे नहीं, घर बना के रहते नहीं थे, गुफा में रह लेते थे, पेड़ के ऊपर रह लेते थे, तो वो अपने लिए क्या जानवर को मारने के लिए यूज करते होंगे, तो वो उपकरण है। तो जो सोहन नदी के किनारे मिला है इसीलिए उसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। संस्कृति छोटे एरिया में होता है, सभ्यता बड़े एरिया में। तो इस समय ना आप हमेशा सांस्कृतिक शब्द ही सुनिएगा, तो इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में पेबुल, चौपर तथा चॉपिंग उपकरण होते थे, बड़े बड़े होते थे। ये देखिए पेबुल, चौपर, चॉपिंग ये उपकरण है। पेबुल क्या था, पठार के हुए उपकरण। पठार आप जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। पठार के हुए उपकरण जो पानी के बहाव से रगड़ खा के प्लेन हो गया है, लेकिन देखिए बड़े बड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है, ध्यान रखिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। पानी का रगड़ खाया, खुद से प्लेन हो गए। बड़े बड़े पत्थर थे, उससे जानवर को मार देते, गड्ढे में फंसाते थे, फिर पत्थर से मारते थे, जानवर मर, फिर वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते थे। चौपर थे, बड़े आकार वाले उपकरण थे। देख लीजिए ये चौपर, बड़े आकार वाले उपकरण। चॉपिंग, पेबुल। चॉपिंग था जो पेबुल को, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे पेबुल, उसके दोनों किनारों को छीलकर धार बनाया जाता था, पत्थर से उसको जानवर को मतलब भोंका जाता था या चुभाया जाता था और मारा जाता था, घोंप के मारा जाता था। तो ये था पेबुल, चौपर, चॉपिंग। अब इसके बाद बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पे पत्थर बड़े बड़े थे, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में छोटे पत्थर मिलेंगे। यहाँ पे और भी छोटे पत्थर आपको मिलेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, देखिए बच्चा का हाथ जैसे ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ेगा पेन, लेकिन धीरे धीरे वो ना नीब को ऐसे लाता है। तो उसी तरह मानव का भी विकास हुआ, कमर झुक के चल रहा था, धीरे धीरे सीधा हुआ। तो उसी तरह हाथ का मूवमेंट भी सीधा हुआ, हाथ भी है ना पतला पतला काम करना स्टार्ट किया। तो उस तरह से पत्थर के जो बड़े बड़े आकार से मारते थे अब धीरे धीरे छोटे होने लगे, फिर धीरे धीरे छोटे होने लगे, एकदम नुकीला भी बनाने लगे। तो वो आगे आप देखिएगा। तो मध्य पूरा पाषाण काल में देख लेते हैं। इस काल में बहुसंख्यक कोट फ्लक ब्लेड प्राप्त हुए, और ये जो ब्लेड है देखिए नुकीला बनाया जाता था, शार्प बनाया जाता था। शार्प बनाने के लिए आपको पता है थोड़ा उंगली का महीन काम लगेगा, तो इसका मतलब वो महीन काम थोड़ा बहुत जानने लगे थे। तो इस काल में इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता था, क्योंकि पत्थर के जो ना फलक को हटा दिया जाता था, इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा गया।
अच्छा, इस समय में जो अच्छे प्रकार के जो क्वार्टर जाइट पत्थर थे, इससे क्या जाता था, इसके जो उपकरण की प्राप्ति है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपको आप देखिएगा भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत, चाहे इस कोना में या इस कोना में ही मिलेगा आपको, मैदानी क्षेत्र में मिलेगा ही नहीं, मैदानी क्षेत्र में है ही नहीं ये, मतलब ये जो जितने भी सभ्यता है आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसके जो है महाराष्ट्र में नेवासा, महाराष्ट्र वाला इलाका, झारखंड में सिंहभूमि, ये भी ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में चकिया और बेलन घाटी से ये प्राप्त हुए। इसके जो साइड से देख लेंगे बाद में। अच्छा, आप देख ले तो उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में इसके प्रमुख उपकरण ब्लेड हैं। ब्लेड पतले होते थे, चक्रे होते थे, ब्लेड एकदम चिकने बनाया जाता था, उनको धारदार बनाया जाता था। पाषाण काल के ये फलक है, ये दोनों किनारे समांतर होते थे, देखिए दो, अब इतना उनके पास है कि वो एकदम समांतर बनाते थे, एकदम समांतर ब्लेड की तरह, एकदम ये और ये समांतर, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। दूसरी ओर लंबाई जो होता था चौड़ाई का दुगुना होता था, अगर लंबाई जो है इतना है तो चौड़ाई दुगुना होता था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि लंबाई ज्यादा थी, चौड़ाई कम थी। अब वो लोग जानते थे कि लंबाई कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा तो हम लंबी दूरी फेंक सकते हैं, और चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है तो हम लंबी दूरी नहीं फेंक सकते। तो ये सब अब जानते थे, और हाथ भी उनका उस तरह से काम कर रहे थे, तो उनका बुद्धि का भी विकास धीरे धीरे हो रहा था। इस चीज को भी जानिएगा। इस काल के उपकरण की प्राप्ति सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में, सिंहभूमि झारखंड में, जोगदाहा, पटने, इनाम गांव से ये जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने देखा पाषाण काल को 3 हिस्सों में हमने बांटा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर पूरा पाषाण को हमने बांटा निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ये हमने बांट दिया। फिर हम अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इस उपकरण में काफी छोटे होते थे उपकरण, देखिए पत्थर के उपकरण यूज हो रहा है इसलिए पाषाण काल है, पत्थर का उपयोग हो रहा है इसलिए पाषाण काल, पत्थर का काल, स्टोन, तो सब जगह पत्थर का ही यूज होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े थे, पहले में उच्च पूरा पाषाण में, फिर छोटे हुए, फिर नुकीले हो गए, अब यहाँ पे और भी काफी छोटे माइक्रोलिथ हो गए, मतलब एक तरह से तीर धनुष, यानी कि एक लकड़ी लिया जाता था, वहां पे पत्थर के छोटे टुकड़े और दूर से मारा जाता था, तो काफी नुकीले, तो यानी कि अब वो शार्प काम जो है वो कर सकते थे। तो ये उनका विकास हो रहा था धीरे धीरे, जिस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया। इसके जो प्रमुख केंद्र थे बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी और नेवासा, इसके प्रमुख साइट्स थे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, वहां से कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ से और बागोड़ से प्राप्त साक्ष्य जो है पशुपालन को भी दर्शाता है कि अब उन्होंने मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहां मिलते, तो मध्य पाषाण से। अगर आपसे डायरेक्ट थोड़ा हार्ड करके क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ देगा कि आदमगढ़ बागोड़ से क्या साक्ष्य मिले तो पशुपालन के, लेकिन इतना हार्ड नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछ देता मध्य पाषाण काल से किस तरह का, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा पशुपालन के साक्ष्य किस काल से मिले, तो मध्य पाषाण काल से मिले। और ये भी ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम हमने कुत्ते को पालतू बनाया, और ये आप जानते हैं कुत्ता सूंघने में होता है। मान लीजिए कि तीर धनुष से हमने किसी पक्षी का शिकार किया, किसी जानवर का शिकार किया, कुत्ता दौड़ के जाएगा, उसको दबोच के लाएगा, तो ये कुत्ते में प्रवृत्ति होती है। और आज भी देखिएगा कि वो प्रवृत्ति जो कुत्ता देखिए कब रह रहा है हमारे पास 10,000 BC पहले, यानी कि अगर आज 2023 से 12,000 साल पहले से हमारे पास कुत्ता रह रहा है, तो कुत्ता और इंसान का बॉन्डिंग 12,000 साल पहले है, और आज भी आपको ये बॉन्डिंग दिखती है कि कितना हम लोग कुत्ते पे ट्रस्ट करते हैं। अब देखिए मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर राय और महदाह नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए मध्य पाषाण काल जो मेसोलिथिक साइट्स भी कहते हैं, देखिए कहाँ कहाँ मिला, तिलवाड़ा, कनवास, भीमबेटका, आदमगढ़, पेशारा, पटने, चित्राकूट, कोंडरा, रेनीगुंटा, कैलीकट, तो इस सब चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये साइट कहाँ कहाँ फैला हुआ, एक नजर मार लीजिएगा। अब आता है नवपाषाण काल में, तो इस उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक बस्ती सबसे पहले मेहरगढ़ में मिली है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और ये जो बस्ती है 7,000 BC मानी जाती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहली बार बस्ती का जिक्र है, बस्ती का जिक्र है, यानी कि अब वो एक जगह इकट्ठा होकर रह रहे हैं, इसका मतलब कृषि हो रहा है, कृषि में बहुत चीज जरूरत है। कृषि में मिट्टी को खोदना है, कंकड़ को हटाना है, हल चलाना है, रोपना है, फिर पानी देना है, देख रहे हैं। तो इसके लिए गांव के मतलब जहां पे अगर खेती हो रही है तो वहां पे एक जगह रहना पड़ेगा, उसके नजदीक नदी के पास रहना है, क्योंकि नदी से पानी खींचना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है खेती की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए बस्ती है, खेती हुआ इसलिए बस्ती भी बनी। तो ये सब चीज जुड़ा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आज से 7,000 साल पहले ये बस्ती का निर्माण माना जा रहा है। इसका मतलब है थोड़ा सा दिमाग जलाइए कि यहाँ पे खेती होना शुरू हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसके जो प्रमुख केंद्र है बेलन घाटी, रेणुगुंटा, सोन घाटी, सिंहभूमि। देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, बहुत जगह
एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। एक संस्कृति खत्म हुई, फिर यहीं पे दूसरी संस्कृति चालू हो गई, फिर यहीं पे तीसरी संस्कृति चालू हो गई, तो ये चलता रहता है। बुर्जहोग तथा गुफा कड़ाल से मृदभांड तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। मृदभांड यानी कि मृदभांड कुछ ना कुछ मटके टाइप का होता है जिसमें हम अनाज रखते हैं, तो हड्डी के औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम बारीक काम करना जानने लगे उस टाइम में। ये भी देखिए इस काल के लोग कृषि और पशुपालन, पशुपालन तो मध्य पाषाण से हमने शुरू कर दिया था, कृषि नवपाषाण काल से, बस्ती है नवपाषाण काल, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नवपाषाणी काल ये देखिए मेहरगढ़, बुर्जहोग कश्मीर में, कोल्डिवा, चिरांग, पय्यमपल्ली, तो ये जो कुछ स्थल है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन से स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, नहीं तो कम से कम एक दो बार सुन लीजिएगा, तो क्वेश्चन में देखिएगा ना ऑप्शंस, तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, इसलिए बार बार सुना कीजिए। अब आते हैं ताम्रपाषाणी काल, तो चलते हैं फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। फिर हमने प्रागैतिहासिक में पाषाण काल लिया। पाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में बांटा क्योंकि बहुत लंबा काल है। पूरा पाषाण लिया, मध्य पाषाण लिया, नवपाषाण लिया। पूरा पाषाण को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। फिर हमने मध्य पाषाण काल लिया और फिर हमने नवपाषाण काल लिया। फिर एक पाषाण काल और बढ़ जाता है जिसको हम ताम्रपाषाण कहते हैं। ताम्र का अर्थ होता है तांबा, अब पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर का जो यूज हमने साथ किया उसी को हम कहते हैं ताम्रपाषाण। और ये भी ध्यान रखें कि सबसे पहली धातु जो इंसानों ने प्रयोग की है वो है तांबा। चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा, देखिए मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों को साथ साथ प्रयोग किया, उसी काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं, कॉपर स्टोन एज, जहां पे पत्थर के साथ हमने तांबे का यूज किया। जिस धातु को औजार का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया वो क्या था, तांबा। ये भी ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन में आया। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 साल, 5000 ईसा पूर्व यानी कि 7000 साल पहले माना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, क्योंकि आप जानते हैं आज भी खेतरी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो तांबा का जो क्षेत्र है आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत, और ये जगह आज भी आपको तांबे के लिए ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो इससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। आप कोई ऐसा जगह आ जाए जहाँ पे आपको मिलेगा कि तांबे का जो है मैदानी क्षेत्र में होता है, तो आप सोचिए मैदान में तो खनन होता नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर है, तो खनन नहीं होता तो कैसे, तो अधिकांश जो खनन है आपको इस रीजन में और थोड़ा बहुत इस रीजन में होता है। तो आपका दिमाग घंटी चलना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हैं। और देख लीजिए कुछ ये जो साइट्स है उस साइट्स के बारे में देख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृति पढ़ लेते हैं। देखिए संस्कृति और सभ्यता में अंतर, संस्कृति छोटे एरिया में हिट होती है और सभ्यता बड़े एरिया को हिट करती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आज अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृति है। एक संस्कृति मान लीजिए यहाँ पे पनपी, यहीं पे खत्म, दूसरी संस्कृति यहाँ इनकी अलग संस्कृति है, यहाँ अलग संस्कृति, यहाँ अलग संस्कृति है, बट सभ्यता ऐसी होगी कि जब सारे जगह एक जैसा मिलेगा आपको, जैसे हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। तो संस्कृति कुछ उस टाइम में ना इंपॉर्टेंट संस्कृति है, इसमें याद रखना है, रखिए नहीं याद रखना है बस नाम सुन लीजिए एक बार। आहार संस्कृति 1700 से 1500 ईसा पूर्व, हम कहते हैं इसको छोड़िए, ये बस दिमाग में रखिए। सेकंड है कायक संस्कृति, थर्ड है आपका मालवा संस्कृति, फोर्थ है सावलदा संस्कृति, फिफ्थ है आपका जोड़वे संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़वे संस्कृति, सिक्स्थ है आपका प्रभात संस्कृति, लास्ट है रंगपुर संस्कृति जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ संस्कृति है जिसके बारे में आप याद रखिएगा। तो लास्ट में हम यही करते हैं, अगर सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, हमें बताइए कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, किस तरह का लेक्चर चाहिए, और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके बताइए।